क्लास 10th मेटलर्जी रिवीजन सीरीज़ का आखिरी चैप्टर से पहले हम सारे चैप्टर्स को हम देख चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 है मेटलर्जी। हम अभी चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो मेटलर्जी से नहीं स्टार्ट कर रहे। हाँ तो ठीक है ना, 8 है, ठीक है। पेपर में ऐसे ही मार्क्स काटूंगा, याद दिलाना, ठीक है। डॉट नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, चलता है, ठीक है। तो हम मेटलर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा है कि चैप्टर के स्टार्ट में मेटलर्जी नहीं है, चैप्टर के स्टार्ट में केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की ओमिट है। स्टार्ट का पहला पेज आपको ओमिट है। उसके अलावा अब हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पर। डायरेक्टली हम मेटल्स की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। मतलब अगर कोई मेटल या नॉन मेटल स्पेसिफिक केमिकल्स के साथ रिएक्ट करे, केमिकली वो कैसे बिहेव करेगा उसे हमें देखना है, ठीक है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स देखेंगे। हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा ये कि हम देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शंस ऑफ मेटल, मेटल के रिएक्शंस हमें देखने हैं, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ। पहला है विथ ऑक्सीजन। तो इसका जनरलाइज रिएक्शन याद रख लो तो अपने आप बाकी सारा याद होगा। अगर हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ कुछ और निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल है, हमने सोडियम को ले लिया, एक मेटल है, और किसको ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। हाँ, इतनी बात हो गई। तो ये मेटल में हम ऑक्सीजन को मिला लेंगे तो क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फिर तो ये हो गया। अच्छा, वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर इतनी बात समझना है। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, अगर हम मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ, ठीक है। वाटर यानी ये क्या, H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ कुछ और इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगी। क्या क्या बोले, वो पार्ट कैंसिल है, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है ना, चलेगा। अरे पढ़ लो ना, अभी क्या होगा, एक एक अभी इतना कैंसिल देखेंगे तो क्या होगा। तो ये एक बात है। तो अब जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस होगा, हीट इवॉल्व होगी, तो ये याद होगा। चलो ठीक है, कैंसिल है तो मैं इतना ही बताता हूँ उसमें कि वाटर के साथ ये होगा। अब उसी के नीचे जो है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे। हाँ, ये करा के बाजू में बैठ जाओ। हाँ, तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कट करो वहाँ पर, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो दिया है ना तीसरा टॉपिक, वो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर पेज नंबर 95 की बात कर रहा हूँ मैं। अब वहाँ पर पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दी है, उसको पहले याद रखो। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है वो देख लो। विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाना है, यानी कि HCl से। उसमें दिया है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है, फिर कौन है, एल्यूमिनियम है, फिर कौन है, जिंक है, और फिर कौन है, आयन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब ये होंगे बाद आप लोग 5 मिनट रिवाइज कर लो पहले। हाँ, अब मैग्नीशियम में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्साइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, और H2 गैस क्या होगी, ठीक है। बाकी के लिए भी ऐसे ही है, तो उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड हो गया। ये फोर्थ वाले के लिए क्या करना है, आपको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट। ये पूरा शेयर इसको याद कर लेना, नाइट्रिक एसिड वाले को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड। अब जैसे कि कॉपर दिया है, कॉपर को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CuNO3 प्लस 2NO, यानी कि NO2 और H2O। बैलेंसिंग कर लेना बाद में, पर ये याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गया यहाँ पर, ज़्यादातर रिएक्शन ही है। अब इसके बाद आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़ पर कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज़,
रिएक्टिविटी सीरीज़ को पहले तो याद रख लो कि इसको याद कैसे रखा जाएगा वो देख लो। इसको याद रखने के लिए लिखा जाएगा PSLC मास और ITL और फिर आता है CMS और फिर आता है गोल्ड। PSLC मास ITL ये पहले याद रख लेंगे। PSLC मास किसी का नाम है, ITL कंपनी का नाम है, CS कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम और G से गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है ना। फॉस्फोरस, सल्फर, लिथियम और क्या है वो कैल्शियम। फिर है मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 M है तो ऊपर वाला है मैग्नीशियम है, नीचे वाला है मर्क्यूरी है, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक है, आयोडीन है, टाइटेनियम हो गए और लिथियम ऊपर कर चुके थे ना, तो ये लेड है, तो ये L वाला ये लेड है और ये लिथियम है, डबल वाले। इसके अंदर याद रखना ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, समझे। यानी कि सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड। सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम, याद रहेगा, ठीक है। तो ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। अगर कोई आपको पूछ ले भाई क्या नाम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। एग्जाम में आपको शफल करके पूछ लेगा, 4 एलिमेंट दे देगा, इस टेक्स्ट बैक में भी क्वेश्चन है, 4 एलिमेंट आपको इसमें से कोई दे देगा और बोलेगा कि भाई इसमें मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव के लिए लगाओ। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, PSLC मास ITL CMS G। तो ये पूरा सीक्वेंस आप याद रखें तो आपको ये आसानी से याद रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तो कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो। अब हम नॉन मेटल्स वाले देखेंगे। अगर नॉन मेटल के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। नॉन मेटल को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पर वो बोल रहा है कि यहाँ पर कंबशन होना चाहिए। कंबशन माने फुल ऑन आपको वो देना है, क्या, ऑक्सीजन का सप्लाई देना है। क्या देना है, फुल ऑन ऑक्सीजन का सप्लाई देना। दूसरा है, अगर कार्बन को पार्शियली करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक, इसका नेचर है न्यूट्रल। और तीसरा वाला हम रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फर को, वही मतलब सेम ही होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो ऐसा कुछ होगा और ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करो तो ये बात ज़रा याद रखना कि नॉन मेटल वैसे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते सिवाय हेलोजेंस के। हेलोजन कौन होते हैं, हाँ 17 नंबर वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। तो ये नॉन मेटल होके भी वाटर के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ कि क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो क्लोरीन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये क्लोरीन हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद इसी बेसिस पर, ज़्यादा गिरेगा तो बोलना, मैं हट जाना वहाँ से। इसी बेसिस पर अगर ब्रोमीन के साथ भी करवाएंगे तो वैसे ही कुछ बनेगा। नॉन मेटल एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, सेम बात है। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते सिवाय हेलोजन के। यहाँ पर भी कौन आएगा, हेलोजन आएगा। अरे ठीक है, तो ये हुआ, क्लोरीन है उसमें क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को मिलाएंगे। तो ये क्या बनना है, यहाँ पर HCl बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, Br2 बन रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा हाँ, उसके अलावा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन है। तो यूजुअली ये नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ होते हैं रिएक्ट, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये भी याद रखो, ये एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्ट करवाएंगे, सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर पर रिएक्ट हो पाएगा, उसके अलावा ये रिएक्ट नहीं होते, ठीक है ना। और इसके ये एक्सेप्शन याद रखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये याद रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे सल्फ़र को इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ठीक है। ऐसे शिफ्ट कर लो ना अलीशा पोजीशन, यहाँ जाओ। अच्छा, तो ये हो गया, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब ये होने के बाद अब हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली है क्या, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनिक कंपाउंड के बारे में। आयोनिक कंपाउंड ऐसे याद रखना है
बेसिकली जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनाता है, ये आगे आप पढ़ेंगे, पर एक मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन या तो कोई लूज़ करता है और कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि देखो, अगर हमने सोडियम को ले लिया और क्लोरीन को ले लिया, हमें मालूम है कि सोडियम के पास कितना है 281 है, क्लोरीन के पास कितना है 287 है, तो ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मिलकर क्या बनेगा, NaCl। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। हमने पढ़ा हुआ है ना आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, तो ये आयोनिक बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये आयोनिक बॉन्ड। NaCl क्या होता है, बेसिकली नमक होता है। हाँ, तो ये आयोनिक बॉन्ड को याद रख के, नमक को याद रखे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिख डालो। नमक कैसा होता है, क्रिस्टलाइन दिखता है, तो ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। इसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका। इसके अलावा और कुछ ख़ास बातें इसके अंदर जो है, जो मैंने लोगों को भी लिखाई थी, यहाँ से तो इतना वो नहीं है, शाइनी होता है, ये सब होता है तो याद ही रहेगा आपको। अच्छा, ये जैसे नमक यूजुअली कैसे होता है, ब्रिटल होता है, आप मारेंगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बुक्का बन जाएगा इसका, ऐसा। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं करता, पर अगर मॉल्टन स्टेट हो गया इसका, मॉल्टन स्टेट में आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेगा, कंडक्ट कर लेगा, समझ गए। पिघलने वाले स्टेट में आ गया तो कंडक्ट कर लेगा। इसके बाद पांचवी बात, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नमक पानी में घुलता है ना, तो ये वाटर सोल्यूबल होगा, तो ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट केरोसिन और ऑयल वगैरह में सोल्यूबल नहीं होते हैं, नॉट सोल्यूबल इन केरोसिन एंड अदर थिंग्स, ठीक है ना, वैसे उसमें सोल्यूबल ये नहीं होते, ठीक है, ठीक है। हाँ, राइट एंगल वाला टेबल तो हाँ, वो केरोसिन का लिक्विड है, उसमें क्यों नहीं होता? हाँ, अभी ज़रूरी तो ना, अब केरोसिन लिक्विड है तो अपन पीते तो है नहीं, वो भी तो, पानी भी तो लिक्विड है, दोनों के मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो किसी में पकड़ लेता है, किसी में नहीं पकड़ता, मतलब किसी में चिपक जाता है, किसी में नहीं चिपकता, इसीलिए ऐसा। हाँ, तो यहाँ तक आपका मेटल नॉन मेटल के बारे में पूरा होता है, ये लिखना है तो लिख लो, फिर हम वो शुरू करेंगे क्या। अब यहाँ से आपका एक्चुअल में मेटलर्जी शुरू होता है कि मेटलर्जी को यहाँ से शुरू करना है, तो हम बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह तुम्हारा इसको पढ़ के। मेटलर्जी बेसिकली है क्या, उसको समझते हैं। मेटलर्जी बेसिकली ये होता है कि हम कभी किसी मिनरल को निकालें और इकोनॉमिकली निकालें। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली का मतलब समझने की ज़रूरत है, प्रॉफिटेबली, मतलब जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिट हो, वो उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस है। यानी अगर ज़मीन से मैं सोना निकाल रहा हूँ, चांदी निकाल रहा हूँ, आयरन निकाल रहा हूँ, कॉपर निकाल रहा हूँ, कुछ भी निकाल रहा हूँ जिससे मुझे मुनाफा हो रहा है और मैं उसे बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मेरा मेटलर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम इसमें मेटलर्जी में पहला पॉइंट ले लें तो ये है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, और छोटे में लिख देंगे तो इकोनॉमिकली, बाकी तुमको मालूम है वो सब तुम पढ़ के लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी इसकी चीज़ आती है इसमें कि और किसे कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों और क्या होता है, जहाँ से खदान जिसे कहते हैं या खान कहते हैं, जिसे जिस जगह से आप मेटल्स को निकालते हो वो आपका और कहलाता है। तो दूसरा पॉइंट आपका और है, ओरियो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से और से जब आप निकालेंगे तो वो दो फॉर्म में मिल सकता है आपको, या तो प्योर फॉर्म में होगा या फ्री स्टेट में होगा, इसे फ्री स्टेट भी कहते हैं, या तो कंबाइंड स्टेट में होगा। कंबाइंड में जो कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी वो, इसके अंदर और के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसे गैंगवी या गैंग कहते हैं, ठीक है। इसे गैंग भी पढ़ते हैं, गैंग भी पढ़ते हैं, लिखते गैंगवी पढ़ते गैंग है, गैंगवी भी कहते हैं, कुछ लोग गैंग भी कहते हैं, अरे ठीक है ना, जो कहना है कह लो। अच्छा, ठीक है। यानी कि अभी अब तक हमें ये मालूम पड़ा कि हम एक ऐसे सेक्शन में चले गए जहाँ पर हम ज़मीन से क्या कर रहे हैं, मेटल्स को निकाल रहे हैं। अब हमें ये भी मालूम पड़ गया कि अगर जब हम ज़मीन से किसी मेटल्स को निकालेंगे तो उसके बाद गंदगी भी आएगी। तो अब गंदगी आएगी तो उसको साफ़ करने का क्या होगा, तरीका। जैसे अगर हम जब घर में साफ़ करते हैं तो घर में साफ़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। झाड़ू होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, कोई पहले हम झाड़ू लगाते हैं फिर उसके बाद पोछा लगाते हैं। क्यों झाड़ू लगा दिए तो हो जाना चाहिए ना, पोछा क्यों लगाते हैं,
जो हाँ ज़्यादा साफ हो और जो बच जाए वो हट जाए और उस पर शाइन आ जाए, क्योंकि झाड़ू तो सिर्फ डस्ट को हटाती है, जो डस्ट चिपक गई वो कैसे हटेगी? वो उसको पानी लेंगे, एक कपड़े में हम पानी लेते हैं और फिर पोंछते हैं तो कपड़े में वो डस्ट क्या हो जाती है? चिपक जाती है। यानी कि नॉर्मल से घर को साफ़ करने के लिए भी हमारे पास कई सारी तकनीक तो है। आला डाल के साफ़ करते हैं, एसिड डाल के साफ़ करते हैं ना ऐसे। तो अब ज़मीन से जो मेटल्स निकल रहे हैं, एलिमेंट्स निकल रहे हैं, उसको भी साफ़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है उसमें हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम उसे नाम देते हैं ग्रेविटी बेस्ड टेक्निक। ग्रेविटी या है ना, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी बेस्ड टेक्निक्स। उसके अंदर तो पहला जो टेक्निक है वो है विल्फली टेबल। विल्फली टेबल। गेहूँ जब चुनते हैं, यूजुअली गाँव में गेहूँ चुनते हैं या घर में भी हम गेहूँ चुनते हैं, तो हम एक एक कंकड़ नहीं निकालते बैठते, हम ऐसे उछालते हैं, ऐसे उछालते हैं। बड़ा सा सुपड़ा करके आता है, उसमें ऐसे उछालते हैं, है ना। हाँ, अभी बड़ी हंसी आ रही है, जब करना पड़ेगा बेटे तब समझ आएगा। ठीक है ना, तुमने नहीं किया होगा, मैंने तो किया है। हम छोटे थे तो हमको मतलब एज ए पनिशमेंट यही दे देते थे, कंकड़ निकाल लो बैठ के। हाँ, अगर कंकड़ मिल गया तो फिर तुमको मार पड़ेगी। हाँ, ये होता था भाई। उससे क्या होता है, जो कंकड़ निकालता है ना बच्चा बैठ के, उसके हाथ खुलते, उसके हैंड राइटिंग अच्छी होती है। छोटे बच्चे को चावल में से पत्थर निकालने दिया करो, ठीक है। जब छोटे होते हैं तब देना होता है, क्योंकि आपकी मसल जो होती है खुलती है उससे। तो छोटा बच्चा वो ऐसे ऐसे चावल चुनता है तो उसमें से निकालता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके करते हैं। वो गेहूँ का कवर होता है, धान ऐसे करते तो वो भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उछालते इसीलिए क्योंकि हल्का वाला पार्टिकल अलग हो जाए, वज़न वाला क्या हो जाए, अलग हो जाए। ये विल्फली मेथड में भी यही कुछ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विल्फली मेथड में स्टार्ट में है वाटर से किसको पास करते हैं, ओर को पास करते हैं। वो जितना डस्ट होगा वो क्या कर देगा, निकाल देगा। फिर ये ओर को सामने एक बड़ा सा टेबल है, वो टेबल ऐसे वाइब्रेट करेगा। और जिम में जैसे एक मशीन होती है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, तो टेबल पे जाएगा, वो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। तो उससे क्या होगा, हल्का वाला पार्टिकल अलग हो जाएगा। हाँ, हल्का वाला पार्टिकल अलग हो जाएगा और जो और बचेगा वो यहाँ आ जाएगा और वो डब्बे में कलेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे करके तुम मिट्टी को साफ़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ। ग्रेविटेशन बेस्ड टेक्निक में दूसरा तरीका जो है तुम्हारे पास, क्या नाम है इसका, हाइड्रोलिक सेपरेशन टेक्निक, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक आपके पास फनल होगा, यहाँ पर एक कंटेनर होगा, नीचे से आप क्या करेंगे, पाइप देंगे, पाइप में हाई वाटर पास करेंगे यहाँ से वाटर, और यहाँ पर आपका ओर है ऊपर। अब क्या होगा, ज़ोर से पानी पास करेंगे तो हल्का डस्ट का पार्टिकल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो पानी के साथ बचेगा वो क्या रहेगा, और रहेगा। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशन बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके भी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अब ये दोनों हो गए। तो ग्रेविटेशन बेस्ड टेक्निक के बाद जो हम बात करेंगे वो होगा मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक। ये तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर एक बेल्ट होगा, बेल्ट के बीच में यहाँ पर मैग्नेट्स लगे होंगे। तो यानी कि अगर यहाँ से ओर से पास करेंगे और अगर कोई यहाँ पर मेटल वाली चीज़ हुई तो वो बेल्ट पर चिपक जाएगी, और जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, जो लोखंड की चीज़ है वो अलग हो जाएगी, मिट्टी वाली चीज़ अलग हो जाएगी, हाथ से अलग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक कहलाता है। आपको इतने सिंपल अल्फाज में समझाने आना चाहिए, तब आपको एग्ज़ाम में लिखने भी आएगा। अब अच्छा करते बैठोगे तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक। ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक। अब बेसिकली आप एक नॉर्मल बाल्टी में पानी ले लो और ज़ोर ज़ोर से उसको घुमाओ, क्या होगा, थोड़ा सा झाग बनेगा। अब आप क्या करो, थोड़ा सा सर्फ डाल दो, फिर घुमाओ, ज़्यादा झाग बनेगा। यानी कि अगर आप चीज़ को बार बार किसी को गोल घुमाते हो तो बीच में क्या बनता है, झाग बनता है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक का पहले डायग्राम समझ लो क्या है। एक बड़ा सा कंटेनर है और उसके बीच में एक डंडा लगा है, जिसे उन लोगों ने हाई फाई भाषा में एजिटेटर बोला है भाई, ठीक है। ये डंडे को यूँ घुमाना है, ठीक है। अब ये डब्बे के अंदर है क्या डालना है, डब्बे के अंदर अपने को डालने का पानी, जो साफ़ करने का है वो, यानी कि और उसके बाद डालना है तेल, बेसिकली पाइन ऑयल डालना है, ये यूकैलिप्टस ऑयल डालना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब हमारे पास एक और ऐसा है जिसके अंदर दो चीज़ें, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से चिपकेगी नहीं, फोबिक माने फोबिया, फोबिया माने डर, जो वाटर से डरता है उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। मराठी फोबिया, इंग्लिश फोबिया, ऐसा, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया मम्मी फोबिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है। तो क्या होगा, जब ओर को इसमें डालेंगे,
और को क्या करेंगे इसमें डालेंगे, तो इसका जो गैंगवी है या गैंग है वो किसके साथ मिल जाएगा, वाटर के साथ, क्योंकि वो क्या है हाइड्रोफिलिक है, और हमारा और जो है वो क्या हाइड्रोफोबिक है, तो किसके साथ मिल जाएगा, पाइन ऑयल के साथ। अब जब घुमाएंगे तो ये ऑयल और ये और क्या हो जाएंगे, ऊपर फेस बन के ऊपर आ जाएंगे, और फेस को इकट्ठा करके निकाल लो साइड में, तो क्या बन जाएगा आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक से और क्या हो गया, सेपरेट हो गया। समझ रहे हैं ये बात? ये हमने इसका वो भी देखा था, वीडियो भी देखा था, ऐसे बबल्स आ रहे थे, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। तो इस तरह आप घर पे जाके भी इसको शायद थोड़ा सा करके देख सकते हो। पानी ले लो, कोई एक चीज़ डाल दो उसके अंदर जिसको आपको सेपरेट करना है, थोड़ा सा तेल डाल दो अगर घर का सामान खराब हुआ तो बोलना नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरा नाम मत लेना, वरना मैं खुद किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक हो गया। अब हम आएंगे लीचिंग पर, ठीक है ना। लीचिंग क्या होता है, ये भी बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं कि लीचिंग है क्या। याद रखो, लीचिंग पहला स्टेप होता है। एल्यूमिनियम को, कुछ मेटल्स के नाम दिए हुए यहाँ पर, एल्यूमिनियम को, गोल्ड या सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का पहला प्रोसेस होता है ये। इसके अंदर हम करते क्या है, लीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसी चीज़ जैसे कि लीचिंग के अंदर बेसिकली हम NaOH या Na2CO3 को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, और के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो और के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो और इनमें जाके क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और बाहर बच क्या जाता है, गैंग या गैंग भी क्या हो जाता है, बच जाता है। समझ में आई बात? तो यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या है, लीचिंग। ये लीचिंग पहला स्टेप होता है कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने, मतलब लीचिंग में करेंगे क्या, और को या तो NaOH के साथ या Na2CO3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, और रिएक्ट करवाने के बाद और किस में डिज़ोल्व हो जाएगा, इन दोनों में से जिसके साथ रिएक्ट करा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। बाहर जो लेफ्ट ओवर बच जाएगा वो क्या रहेगा, गैंग बच जाएगा। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, लीचिंग। सिंपल है, इतनी बात समझ गए, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाते हैं। देखो यहाँ पर अब एल्यूमिनियम की बात है। अब हम यहाँ से शुरू करें कि एल्यूमिनियम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करते हैं। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगेन पहला प्रोसेस तो लीचिंग का ही होगा, पर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के पहले स्टार्टिंग के 2 प्रोसेस हैं, या तो आप इससे कर लो या तो उससे। पहला प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस का नाम है हॉल्स प्रोसेस। तो एग्जाम में अगर आपको आ गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय बेयर्स प्रोसेस, तो बेयर्स प्रोसेस करके दिखाना है। अगर हॉल्स प्रोसेस आ गया तो हॉल्स प्रोसेस। नीचे वाला प्रोसेस सबके लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, तो वो तो करेंगे। तो पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। अब इसका मतलब क्या, पहले सुन लो। एल्यूमिनियम के बारे में जानकारी दी है, याद रख लो। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, वैलेंसी 3 है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस ओर का, एल्यूमिनियम जिस ओर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उस ओर का नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है, बॉक्साइट नाम है, उस ओर का नाम है बॉक्साइट, ठीक है। तो वो ओर कौन सी हमारी, बॉक्साइट ओर है। अब इस बॉक्साइट ओर में बच्चों ये ध्यान रखना कि ये एल्यूमिनियम है हमारे पास, बॉक्साइट ओर में कुछ ऐसे पाया जाता है। तो हम इसकी लीचिंग करेंगे तो इसमें क्या मिला लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बराबर है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला लेंगे तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, जो होता है NaAlO2 + H2O। यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, बेयर्स प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे, और NaAlO2 को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। फिर से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिटर्न बनेगा, पर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी तक हमें एल्यूमिनियम मिला नहीं है, पर ये इतना बेयर्स प्रोसेस होता है। उसके आगे का स्टेप दोनों के लिए कॉमन है, तो बाद में बढ़ेंगे। अब हम हॉल्स प्रोसेस देखेंगे। मतलब बेयर्स प्रोसेस में क्या हुआ, लीचिंग करवाई, ये बना, पानी मिलाया, ये बना। ये बेयर्स प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है ना, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया, इसको बाद में लिख लेना, पहले देख लो। अभी दूसरा है हॉल्स प्रोसेस। अगर हॉल्स प्रोसेस देखेंगे तो क्या होगा, ये तो यही रहेगा, है ना। ये इसके साथ अभी हॉल्स प्रोसेस में NaOH के जगह क्या मिलाएंगे, Na2CO3। तो ये भी क्या है, लीचिंग ही है, अभी देखा था। तो इसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, देखो सेम वही बनना है, NaAlO2 + CO2 + H2O। फिर इसको फिर से रिएक्ट करवाएंगे, Na ना आलू, ठीक है, नो आलू, प्लस ये पूरे को उठा के रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या बनना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और क्या बनना है, Na2CO3, वही, ठीक है। ये हो गया, ना आलू Na2CO3। ऐसे ही याद करके चला ना,
किसी को कॉपी भी करवाओगे तो उसे समझ नहीं आएगा, बोला नाटू को उतरी लिखो, ठीक है। अच्छा, इसके आगे इसमें एक स्टेप और है, इसको ही ले लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लो और इसको अलग करेंगे तो बनेगा Al2O3.H2O, मतलब ये बनेगा, पर इसमें से पानी क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग मत चलाना, बोला सर गर्म ही कर देते ना, पानी अलग हो जाता। ये सब मिलाने की क्या जरूरत है, यही मिला है ना एंड में। अभी बता, ये हॉल्स प्रोसेस इतना रिएक्शन लंबा किया तो यही तो मिला है, पर वो होता नहीं होगा ना, ऐसा हो नहीं पाता होगा, इसलिए नहीं करता हूँ। उसका रीज़न क्या हो तो पता नहीं, पर होता नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब उसका नीचे वाला पार्ट क्या है, देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ये वाला पार्ट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में पहले डायग्राम को समझ लो। देखो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में बेसिकली आपको वो दिया हुआ है, स्टील टैंक है, साइड में आपको क्या दिया हुआ है, हाँ ये मोल्टन आपको वो दिया हुआ है, और आपके पास एनोड जो है वो ग्रेफाइट के रॉड है, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ों को डालेंगे, वो कौन सी होगी, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना जब करेंगे तो आप कौन सी दो चीज़ें डालेंगे, वो कौन सी होगी, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार होगी, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके नीचे देखो रिएक्शन दिया हुआ है, एनोड का रिएक्शन दिया हुआ है। एनोड में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और कैथोड में एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसके नीचे वो दोनों रिएक्शन लिखो और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो और इसको कॉपी करो, चलो ठीक है। सुने, अब सुन लो जल्दी। अब जो है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ये तो हो गया था, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए था। अब मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए हम एक्सट्रैक्शन को देखेंगे अब, ठीक है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव उसके लिए क्या होगा ये देखते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में हम दो रिएक्शंस को पढ़ने हमें, एक है रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। बेसिकली जब हम रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग के लिए याद रखो सल्फाइड ओर को लेते हैं, सल्फाइड के ओर को लेते हैं हम। और जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो कार्बोनेट के ओर, ठीक है। और यहाँ पर एयर जो होती है सफिशिएंट अमाउंट में होती है, अच्छी खासी एयर होती है, और यहाँ पर कौन सी एयर होती है, लिमिटेड एयर होती है। यहाँ पर लिमिटेड एयर में हम जो है उसको करते हैं। फिर नीचे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। जिंक सल्फाइड को ले लो और उसको किसके साथ रिएक्ट करा लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा लो, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। वैसे ZnCO3 है, उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन याद रखो कि रोस्टिंग बेसिकली क्या होता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में होता है, सल्फाइड ओर के लिए होता है। कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट ओर के लिए होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है, ठीक है ना। चैप्टर ऐसा याद करो जैसे मशीन को याद हो। अच्छा ये तो हो गया। अब अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, चलो पूछ लेता हूँ, उस बैच को नहीं पूछा था, तुमको पूछ लेता हूँ। अब यहाँ पर Fe2O3 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, इसको रिएक्ट करके यहाँ पर बना है एल्यूमिनियम और यहाँ बना है Al2O3। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब कौन किससे ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन सा रिडक्शन हुआ है। पेज नंबर 105 पर है, डायग्राम के बिल्कुल ऊपर वाला। 8 डिग्री है ना सर, Fe के साथ रिडक्शन, हाँ Fe के साथ रिडक्शन हुआ है यार, इतना सिंपल नहीं बोल पा रहे हो। फिर यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिड्यूस हो गया, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, सिंपल है ना, बस। हाँ ठीक है, बस। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए रोस्टिंग कैल्सिनेशन याद रखना है, और इसके नीचे लेस रिएक्टिव वाला तुम खुद देख लेना, 2 लाइन लिखी हुई है वो, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल की रिफाइनिंग के बारे में। हाँ 9 स्टैंड 2 मिनट वेट कर लो, बस हो गया इन लोगों का, ठीक है ना। हाँ ये लिखने का तुम लोगों को, लिख लो। देखो कोरोजन और रस्ट को आप कंफ्यूजन में ना लें, ठीक है। कोरोजन अलग चीज़ है, रस्ट अलग चीज़ है। ये कोरोजन था ना, क्या था, कोरोजन, TIONE SION, बराबर। कोरोजन, कोरोजन बेसिकली किसी भी मेटल का ख़राब हो जाना,
हवा से या हवा के कांटेक्ट में आने से या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी के भी कांटेक्ट आने से कोई मेटल अगर ख़राब हो जाए तो वो कोरोजन है। स्पेसिफिकली हवा लगने से या पानी लगने से आयन का ख़राब होना वो क्या कहलाता है? रस्ट। क्या कहलाता है? रस्ट। तो कोरोजन किन किन प्रकार के वो सुन लेते। पहला प्रकार तो रस्ट है। रस्ट का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? Fe2O3.H2O। याद है? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था रस्ट के बारे में? लास्ट में पढ़ा था, याद है? Fe2O3.H2O ये पढ़ा था। वहाँ पर हमें एक टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट भी था, ठीक है, जिसको मैंने आपको पढ़ने बोला था, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, सब याद आता है मेरे को। दूसरा तरह का जो रस्ट है वो है कॉपर के साथ। अगर कॉपर पर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाए तो उसके अंदर एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है जो कि पॉइजनस हो सकती है, ठीक है। और तीसरा जो है सिल्वर आर्टिकल के लिए, आपने देखा होगा सोनार की दुकान के बाहर एक आदमी होता है जो ब्रश से घसता रहता है ना, पॉलिश करता है, घसता है या धोता रहता है, ऐसे सर्फ में धोता है। वो सिल्वर का आर्टिकल बहुत लंबे समय के लिए बाहर रख देगा, क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। तो वो ये भी एक तरह का क्या है? कोरोजन है। और चौथा है कि एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो बहुत टाइम के बाद वो जूना जैना दिखने लगता है, जैसे कि इस दरवाजे पर, ठीक है ना, ऐसा। अब खिड़की पर भी एल्यूमिनियम है, वो आपको जूना नहीं दिखेगा क्योंकि उस पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, क्योंकि अभी हमने कोरोजन पढ़ा, 4 पढ़े। पहला वाला कौन सा था? रस्टिंग। दूसरा वाला कौन सा था? पैटिनेशन ऑफ कॉपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैटिनेशन ऑफ कॉपर। पैटिनेशन ऑफ कॉपर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब कॉपर से रिएक्ट कर जाए, जो हरी लेयर बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? पैटिनेशन ऑफ कॉपर। तीसरा क्या पढ़ा? सिल्वर पर जो ब्लैकिश लेयर आ सकती है ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से। चौथा क्या पढ़ा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना है जब एल्यूमिनियम हवा से क्या हो जाए? रिएक्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या आ रहा है? जिंक आ रहा है। जब हम किसी मेटल पर, मोस्ट प्रोबेबली किस पर, आयरन और स्टील पर जिंक की लेयर लगाएंगे तो वो टेक्निक को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इससे हम बाकी चीज़ों से बच सकते हैं, कोरोजन वगैरह से बच सकते हैं। दूसरा मेथड है टिनिंग। टिनिंग में क्या आ रहा है? टिन। टिन माने पतरा, और इसका हिंदी में नाम है कलहई। क्या नाम है? कलहई। शायद नाम भी सुना होगा। कॉपर का जो बर्तन होता है उसके अंदर टिन की एक पतरे की लेयर लगा देंगे ताकि वो ग्रीनिश लेयर ना बनाए, तो इसलिए उसको बोलते हैं कलहई करना। तो ये कॉपर के बर्तन में आपको बाहर से कॉपर दिखेगा, अंदर से पूरा वाइट दिखेगा, तो कलहई होती है, ठीक है ना, ये कराया जाता है। तो ये दूसरा कौन सा होगा? टिनिंग का प्रोसेस हुआ। तीसरा प्रोसेस है एनोडाइजेशन। एनोडाइज टेक्निक, जो अभी खिड़की पर एल्यूमिनियम के ऊपर एक पेंट की तरह एक लेयर लगी है, वो कलर नहीं है, वो क्या है? एनोडाइज्ड है। तो उसमें बेसिकली करते क्या? एल्यूमिनियम को एक एंड पे रखते हैं, दूसरे एंड से हम क्या करते हैं? उसके ऊपर एनोडाइज की लेयर चढ़ाते हुए जाते हैं। इसके लिए रिकमेंड करूँगा खुद पढ़ लेना, 4-5 लाइनें। उसके बाद वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, वो भी खुद से पढ़ लेना, 3 लाइन 4 लाइन है उसके अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली वो नकली जेवरात आते हैं, सोने का पानी चढ़ाया जाता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है। 5वां एलॉय है, ये पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई मेटल को मिक्स करके हम कुछ नए मेटल्स बना लें तो वो क्या कहलाता है? एलॉय। जैसे कि स्टेनलेस स्टील की बात हो गई, तो यहाँ पर और ब्रॉन्ज की बात हो गई। ब्रॉन्ज में 90% क्या होता है? कॉपर, 10% क्या होता है? टिन। स्टेनलेस स्टील की बात हो गई तो 74% आयरन, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील में बेसिकली दाग नहीं आते। स्टेनलेस, स्टेन का मतलब दाग, लेस मतलब जिस पर दाग नहीं आएंगे, तो मिलकर क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील बनेगा। समझ आई बात? ये होता है चैप्टर समाप्त। स्पेस मिशन आपके लिए। चलो टाटा।